दोस्तों, महारानी सीज़न 1 की अपार सफलता के बाद और मेरे वीडियो रील वर्सेस रियल की सफलता के बाद मैं लेकर आया हूं आपके लिए महारानी सीज़न 2 के रील वर्सेस रियल वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि असल ज़िंदगी में यह किरदार किसको परिलक्षित करते हैं। दोस्तों, जितना हिट महारानी सीज़न 1 हुआ था, उतना ही या यूं कहें उससे भी अधिक हिट हो रहा है महारानी का सीज़न 2। महारानी सीज़न 1 की कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहानी में दिखाया गया है कि कैसे जेल से भीमा भारती बिहार को कंट्रोल कर रहे हैं और रानी भारती कैसे अपने आप को एक टफ मुख्यमंत्री दिखा रही हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इसके किरदारों से। दोस्तों, दूसरे सीज़न के पहले एपिसोड में एक दिल दहलाने वाली घटना होती है। एक उभरती हुई मॉडल शिल्पा अग्रवाल का रेप किया जाता है और उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। शिल्पा अग्रवाल हत्याकांड असल के शिल्पी गौतम मर्डर हत्याकांड से प्रेरित है, जिसने उस समय की बिहार सरकार को हिला कर रख दिया था। शिल्पी एक कपड़े की दुकान के मालिक उज्जवल कुमार जैन की बेटी थी और गौतम लंदन के डॉक्टर BN सिंह के बेटे थे। वहाँ वह की सत्ताधारी पार्टी के युवा शाखा से जुड़े हुए थे। माना जाता है कि दोनों रिलेशनशिप में भी थे। 3 जुलाई 1999 को फ्रेजर रोड पटना के क्वार्टर नंबर 12 के पास पार्किंग में एक कार के अंदर अर्धनग्न अवस्था में एक लड़के और एक लड़की के 2 शव मिले। यह क्वार्टर लालू प्रसाद यादव के बहनोई और सत्तारूढ़ दल राजद के विधानसभा सदस्य साधु यादव के नाम पर था। शवों की पहचान शिल्पी और गौतम के रूप में की गई थी। यह दोनों 24 घंटे से लापता थे। इस मामले में पुलिस की जांच और संचालन पर गंभीर सवालिया निशान लग गए। इससे पहले कि पुलिस घटनास्थल को सुरक्षित कर पाती, विधायक के समर्थक मौके पर पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। यहां तक कि वाहन को एक कांस्टेबल द्वारा टो किए जाने के बजाय पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जिससे स्टीयरिंग व्हील से किसी भी फिंगरप्रिंट की जानकारी प्राप्त करना असंभव हो गया। पुलिस ने शुरू में विशरा रिपोर्ट आने से पहले ही इसे आत्महत्या का मामला घोषित कर दिया था। फिर बाद में उन्होंने जहर देने की संभावना बताई। गौतम के शव को तो उनके परिवार के सदस्यों की अनुमति के बिना ही आनन फानन में अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस रिपोर्ट में एक और विसंगति पाई गई कि गैरेज अंदर से बंद था, तो फिर लोगों को लाश के बारे में कैसे पता चला। शव मिलने के 6 दिन बाद शिल्पी का परिवार सामने आया और दावा किया जा कि यह एक हत्या है, ना कि आत्महत्या। राजनीतिक हस्तियों की संलिप्तता के कारण मामले को लेकर भारी राजनीतिक बवाल भी हुआ था। फिर इस मामले को CBI को सौंपने का फैसला किया गया। CBI ने हैदराबाद में DNA परीक्षण के लिए शिल्पी के द्रव को भेज दिया। परीक्षण रिपोर्ट में सुझाया कि शिल्पी की मृत्यु से पहले कई लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया था। CBI ने सैंपल देने से इनकार करने वाले विधायक का DNA सैंपल मांगा, लेकिन माना जा रहा है कि मना करने वाले विधायक साधु यादव थे। 4 साल बाद CBI ने मामले को बंद कर दिया। CBI ने कोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट में इसे आत्महत्या का मामला बताया। हालांकि शिल्पी के माता पिता ने CBI की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया और अभी भी इसे मर्डर का मामला मान रहे हैं और चाहते हैं कि नए सिरे से जांच की जाए। हाल ही में शिल्पी जैन के भाई प्रशांत जैन को उनके घर से बाहर से अगवा किया और उनके परिवार द्वारा केस को खत्म करने की समझाइश देते हुए उन्हें मुक्त कर दिया। तो ये थी कहानी सीज़न 1 के जंगल राज एपिसोड की। दोस्तों, एपिसोड 2 में जिस वर्मा कमीशन की बात की गई है, वह असल में मंडल कमीशन से प्रेरित है। वह मंडल कमीशन जिसका उद्देश्य था कि अन्य पिछड़ा वर्ग को नौकरी में आरक्षण देना तथा लैंड रिफॉर्म्स में OBC वर्ग की स्थिति को सुधारना। इसके साथ ही सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे वर्मा यानी मंडल कमीशन को लागू होने के बाद पूरे बिहार में हिंसा फैलने लग गई थी। इस हिंसा में सीरीज में दिखाया गया है कि एक युवा धीरज सिंह आरक्षण के विरोध में आत्मदाह कर लेते हैं। असल जिंदगी में यह किरदार राजीव गोस्वामी जी के किरदार से प्रेरित है। राजीव गोस्वामी, जिनका जन्म 12 जून 1971 को हुआ था, वो देशबंधु कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में एक वाणिज्य के छात्र थे, जिन्होंने मंडल कमीशन के विरोध में 19 सितंबर 1990 को आत्मदाह का प्रयास किया था। राजीव गोस्वामी ने मंडल आयोग के खिलाफ एक भीषण आंदोलन का नेतृत्व किया और उनके आत्मदाह के कार्य के कारण पूरे भारत में कॉलेज के छात्रों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध और आत्मदाह की एक श्रृंखला शुरू हो गई थी। इसके बाद उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। बाद में उन्होंने स्वास्थ्य समस्याओं के कारण सक्रिय राजनीति छोड़ दी और अपना खुद का
व्यवसाय शुरू किया, लेकिन आत्मदाह करने के कारण वो कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे और अक्सर अस्पताल में रहते थे। वो नई दिल्ली के कालकाजी स्थित गोमती अपार्टमेंट में अपनी मां नंदरानी गोस्वामी जी के साथ रहते थे। 24 फरवरी 2004 को 33 वर्ष की आयु में होली फैमिली अस्पताल ओखला नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। उनकी मां नंदरानी गोस्वामी 2006 में आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों में सबसे प्रमुख वक्ताओं में से एक थी। दोस्तों, अगला किरदार है दिलशाद मिर्जा का, जिसे सीरीज में दानिश इकबाल ने निभाया है और ये बाहुबली नेता मोहम्मद शाहबुद्दीन के किरदार से प्रेरित है। मोहम्मद शाहबुद्दीन 10 मई 1966 को जन्मे बिहार राज्य शासन के सिवान निर्वाचन क्षेत्र से एक राजनेता और पूर्व सांसद थे। वह जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के पूर्व सदस्य भी थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन के एक कार्यकर्ता छोटे लाल गुप्ता के अपहरण और गायब होने के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद शहाबुद्दीन को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिसके लिए वह आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। उन पर पूर्व छात्र नेता चंद्रशेखर प्रसाद सहित 15 अन्य कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या का भी आरोप लगाया गया था। शहाबुद्दीन लगातार 4 बार भारतीय संसद के लिए 1996 से 2004 के बीच चुने गए। साथ ही 1990 और 1995 में बिहार विधानसभा की जिरदई निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 2 बार वो विधायक चुने गए। शहाबुद्दीन को इतिहास में एक सजा याफ्ता गैंगस्टर, सीवान जिले के एक बाहुबली नेता और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के करीबी सहयोगी के रूप में वर्णित किया गया है। 1 मई 2021 को दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में 53 वर्ष की आयु में कोविड-19 के कारण शहाबुद्दीन की मृत्यु हो गई। उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था और उनकी मृत्यु के समय उनका इलाज चल रहा था। उन्हें 3 मई 2021 को दिल्ली में जदीद कब्रिस्तान अहले इस्लाम ITO कब्रिस्तान में दफनाया गया था। ये थी असली कहानी शहाबुद्दीन की और दिलशाद मिर्जा की। अब बारी है अगले किरदार की। ये है एकल मुंडा, जिनका किरदार पूरा JMM यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक रहे शिबू सोरेन जी से प्रेरित है। सीरीज में इनकी पार्टी का नाम JJP यानी झारखंड जनता पार्टी रखा गया है। शिबू सोरेन का जन्म 11 फरवरी 1944 को हुआ था। इन्होंने 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। पहली बार तो केवल 10 दिनों के लिए 2 मार्च से 12 मार्च 2005, फिर 2008 से 2009 और फिर 2009 से 2010 के बीच। इन्होंने झारखंड विधानसभा चुनाव जीतने के बाद 30 दिसंबर 2019 को झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना समर्थन प्राप्त करने में विफल रहने के बाद 30 मई 2010 को उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 9 जनवरी 2009 को झारखंड की ही एक पार्टी राजनीतिक नौसिखिए गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर ने तामर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में सोरेन को 9000 से अधिक मतों के अंतर से हराया था। जल्द ही उन्होंने एक और उपचुनाव लड़ा, जब भाजपा के बागी विधायक विष्णु प्रसाद भैया ने सोरेन के पक्ष में अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया और सोरेन ने जमताड़ा निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता। 2006 में जब वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोयला मंत्री थे, तब दिल्ली की एक जिला अदालत ने उन्हें 1994 में उनके निजी सचिव शशिनाथ झा की मृत्यु और हत्या में दोषी पाया था। उन्हें अतीत में अन्य आपराधिक अपराधों में भी आरोपित किया गया है। वर्तमान में शिबू सोरेन के सुपुत्र यानी हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में है, जो वो कांग्रेस और RJD के साथ मिलकर चला रहे हैं। अगला किरदार है दोस्तों कल्पना कौल का, जिसे नेहा चौहान ने निभाया है और ये पूरी तरह प्रशांत किशोर के किरदार से प्रेरित है। प्रशांत की संस्था IPAC को सीरीज में I एक्ट के नाम से दिखाया गया है। प्रशांत किशोर एक भारतीय राजनीतिक कार हैं तथा PK ने भारतीय राजनीति में आने के पहले और ये काम शुरू करने से पहले 8 साल तक संयुक्त राष्ट्र के साथ काम किया है। किशोर has worked as a political strategist for BJP to gain his knowledge। फिर उन्होंने भाजपा, जदयू, कांग्रेस, YSR कांग्रेस, DMK और TMC के लिए काम किया।
उनका पहला बड़ा राजनीतिक अभियान 2012 में विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सहायता करना था, लेकिन उनको पहचान राष्ट्रीय स्तर पर तब मिली जब उनकी संस्था सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस CAG ने नरेंद्र मोदी को 2014 के चुनावों के लिए पूर्ण बहुमत हासिल करवाया। 2015 में किशोर और अन्य CAG सदस्यों ने विधानसभा चुनावों में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल जीतने के लिए नीतीश कुमार के साथ काम करने के लिए IPAC के रूप में फिर से संगठित किया। नीतीश कुमार ने किशोर को योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए अपना सलाहकार के रूप में नामांकित किया। साथ ही 2016 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए किशोर को नियुक्त किया। हालांकि ये चुनाव कांग्रेस और किशोर के लिए विफल रहा, क्योंकि भाजपा ने 300 प्लस से अधिक सीटें जीती और कांग्रेस केवल 7 सीटों पर जीत पा सकी। यह भी पहली बार था जब किशोर किसी पार्टी को चुनाव जिताने में असफल रहे हों। किशोर ने 2017 विधानसभा चुनावों में अमरिंदर सिंह सहित अन्य राजनीतिक पार्टियों के लिए सफलतापूर्वक काम किया। 2019 आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए YSR कांग्रेस, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए केजरीवाल, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के लिए ममता बनर्जी और MK स्टालिन के लिए 2021 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव भी उनकी प्रमुख सफलताओं में से एक रहे। तो दोस्तों, ये थी कहानी सीजन 2 के रील वर्सेस रियल की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। जिन किरदारों के बारे में मैंने आपको इस सीज़न में नहीं बताया है, उनका विश्लेषण मैं सीज़न 1 के रील वर्सेस रियल वीडियो में कर चुका हूँ। इसलिए अपनी फेवरेट किरदार की असल ज़िंदगी जानने के लिए दोनों ही वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अपना एंड अपने परिवार का ध्यान रखें और राजनीति से दूर रहें, क्योंकि हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे।